हेलो बच्चों, मैं आपका गुरु इंग्लिश गुरु अमन सर आपके लिए लेकर के आ गया हूं इंग्लिश फ्रॉम जीरो सीरीज का वीडियो नंबर 30। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, जरा देखिए, फ्रेजेस इन इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेजेस के बारे में। आज जानेंगे कि आखिर ये फ्रेज होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है और ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर में ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों भाई, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि पैराग्राफ जितने लंबे वाक्यों को समझने के लिए, अर्थात जब कभी भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें जब लंबे लंबे सेंटेंसेस आते हैं तो उनकी मीनिंग निकालना काफी कठिन हो जाता है आपके लिए। तो जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें ये जो फ्रेजेस होते हैं, ये फ्रेजेस ही उन सेंटेंसेस को ज्यादा लंबा भी कर देते हैं और साथ में उनको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, अर्थात काफी जटिल बना देते हैं। इसलिए लंबे सेंटेंसेस को समझने के लिए और उसी प्रकार से लंबे लंबे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए भाई इन फ्रेजेस को समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये फ्रेज होता क्या है, और ये जानने के लिए आपको एक छोटी सी डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं। एक एक पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगा साइड में, आप लोग उनको नोट करते चलिएगा, क्योंकि आगे चल करके जब मैं एग्जाम्पल्स दूंगा तो उन पर उन पॉइंट्स को मैं अप्लाई करूंगा, तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए पढ़ते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर एज अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस। पहले सेंटेंस में दो खास बातें हैं, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं। देखिए क्या है पहली खास बात, फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है। तो पहली खास बात क्या हुई कि एक सेंटेंस में एक शब्दों का समूह होगा, यानी दो या दो से अधिक शब्द होंगे। भाई समूह कब बनता है? जब एक से अधिक होंगे। तो दो, कम से कम दो शब्द होंगे, या फिर और भी शब्द हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह होता है, दैट वर्क टुगेदर एज अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस। ध्यान से सुने, सेंटेंस के अंदर क्या करेगा, ये जो शब्दों का समूह होगा ये एक यूनिट की तरह काम करेगा, यानी एक इकाई की तरह काम करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अकेला कोई शब्द यहां पर अपनी मीनिंग को प्रकट नहीं करेगा, बल्कि ये सारे के सारे शब्द मिली जुली जो मीनिंग बताएंगे, उसकी जो मीनिंग होगी वो वास्तव में एक आइडिया होगा, एक यूनिट होगा। तो सारे शब्द मिलकर के एक मीनिंग बताएंगे। अकेला अकेला शब्द कोई मीनिंग नहीं बताएगा, बल्कि सारे शब्द मिलकर के एक मीनिंग बताएंगे, तब वो यूनिट का काम करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब दूसरी खास बात ध्यान से सुनिए, सेंटेंस के अंदर वो जो फ्रेज होगा, उस फ्रेज में दोनों चीजें नहीं होंगी, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है भाई? एक सेंटेंस होता है, जो टेंस बताने वाली क्रिया जो होती है वहां से शुरू होता है प्रेडिकेट, और उसके पहले वाला हिस्सा जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये जो शब्दों का समूह है, इस शब्द के समूह में दोनों चीजें नहीं होंगी, यानी सब्जेक्ट और ये टेंस बताने वाली क्रिया, ये दोनों चीजें नहीं होंगी। यानी इनमें से कोई एक ही चीज हो सकती है, या तो ये जो फ्रेज होगा ये सब्जेक्ट होगा, या फिर ये वर्ब होगी, या तो फिर ये वर्ब यानी प्रेडिकेट का पार्ट होगा, या तो ये सब्जेक्ट का पार्ट होगा। ये वाली बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, तो बस मेरे साथ बने रहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इट फंक्शंस एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच सच एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब ध्यान से सुनिए, तीसरी खास बात क्या है, ये जो शब्दों का समूह है जो किसी सेंटेंस के अंदर होता है, ये शब्दों का समूह वास्तव में एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह फंक्शन करता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप जानते ही हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनको ये नाम क्यों दिया गया है? नाउन को नाउन क्यों कहा गया है? एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्यों कहा गया? क्योंकि इनका काम वो है, यानी नाउन का जो काम है, कोई भी शब्द अगर कुछ खास विशेष प्रकार के काम करेगा तो उसे नाउन कहा जाएगा, जो भी शब्द खास प्रकार का काम करेगा उसे एडजेक्टिव कहा जाएगा। अब ये सब फंक्शंस हैं, यानी ग्रामेटिकल फंक्शन। तो ध्यान से सुने, ये जो वास्तव में फ्रेज होता है ना, ये कभी नाउन का काम करेगा, तो आपको आना चाहिए कि नाउन के काम क्या होते हैं। ये कभी एडजेक्टिव का काम करेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये
एडजेक्टिव का काम क्या होता है, अगर वही काम ये भी करे तो ये एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, राइट। अच्छा, या एडवर्ब का काम क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, हालांकि आपको मालूम भी होगा, लेकिन नहीं भी मालूम है तो डोंट वरी, मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अच्छा चलिए, इसी एक डेफिनेशन को हम यहाँ पर इन जो दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं इनमें उन्हीं पॉइंट्स को जरा अप्लाई करते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिखा है, द रेड कार बिलोंग्स टू मी। यहाँ पर कुछ पोर्शन मैंने येलो कलर में लिखा हुआ है, यानी यही फ्रेज है। फ्रेज क्यों है भाई, तो फ्रेज क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह। तो आप देखो जरा, एक शब्द ये मिलकर बन गया फ्रेज। क्लियर। दूसरी खास बात क्या थी वहां पर जो मैंने आपको बतलाई, कि वो जो फ्रेज होगा वो यूनिट की तरह काम करेगा। देखो, द अकेले का कोई मतलब नहीं है और रेड का अकेले कोई मतलब नहीं है। जब द और रेड दोनों ही मिलेंगे तब एक खास उसका मतलब निकलेगा, ठीक है। तो ये एक यूनिट की तरह काम करेगा। तीसरा खास काम क्या था वहां पर, तीसरा काम था कि ये जो फ्रेज होता है वो सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करेगा। अब वहां ये कौन सा काम कर रहा है, देखो जरा। अब यहां पर इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये जो शब्दों का समूह है ये दोनों मिलकर इस कार के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कार के बारे में एक और अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। भाई कार कैसी है, लाल है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कार है ये नाउन है, और नाउन के बारे में और अतिरिक्त जानकारी देने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो किसका काम होता है, एडजेक्टिव का काम होता है। तो ये जो फ्रेज है ये नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए इस फ्रेज को कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई यहाँ पर प्रेडिकेट है, सिंपली दो शब्दों का एक समूह है, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आई एम रनिंग लेट, यहां पर क्या हो रहा है, देखो एम रनिंग, ये दो शब्द हैं, दो शब्द हैं तो फिर क्या हो गया, फ्रेज हो गया। अब यहां पर देखो अकेला एक शब्द का कोई मतलब नहीं है, यहां पर आई एम रनिंग, ये दोनों मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेंगे, तभी ये बता पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई एम अकेले नहीं बता पाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है, और रनिंग अकेले भी नहीं बता पाएगा, ये दोनों मिलकर के ही बताएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इकाई के रूप में काम कर रहा है, राइट। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट शामिल नहीं है, हालांकि प्रेडिकेट जरूर है ये, बट सब्जेक्ट शामिल नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। द सिंगर वॉज वंडरफुली टैलेंटेड। अब यहां पर दो फ्रेज हैं, एक तो ये फ्रेज है, देखो ये नाउन है और उसके पहले ये डिटरमाइनर है, ठीक। इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी इस नाउन को स्पेसिफिक बना रहा है, तो ये फ्रेज बन गया। तो सब्जेक्ट तो अकेला है बट इस फ्रेज में प्रेडिकेट यानी टेंस बताने वाली क्रिया नहीं है, ठीक। तो ये फ्रेज हुआ। अच्छा, काम कौन सा कर रहा है, तो देखो इस टेंस बताने वाली क्रिया का सब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये फंक्शन कर रहा है नाउन का। नाउन का काम होता है किसी टेंस बताने वाली क्रिया का सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना, बहुत सारी काम होते हैं नाउन के, आगे चलकर मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, हेडवर्ड इसका है नाउन, इसलिए ये कहलाएगा नाउन फ्रेज। आगे देख लो, वंडरफुली टैलेंटेड, टैलेंटेड कौन है भाई, सिंगर टैलेंटेड, तो सिंगर के बारे में ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला ये वंडरफुली नाम का एडवर्ब रखा हुआ है। तो ये दो शब्द हो गए, ये भी हो गया फ्रेज, ओके। तो ये जब फ्रेज हो गया तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर ये एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, ओके। अच्छा, यहां पर देखो, वी स्टार्टेड द मीटिंग, हमने मीटिंग शुरू की। दूसरा, यू अराइव्ड, तुम पहुंच गए। दो सेंटेंसेस हैं यहां पर, इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है ये फ्रेज, एज सून एज। अच्छे से देखो, एज का यहां पर कोई अलग मीनिंग नहीं है, डिफरेंट इसका। एज अकेला होगा तो उसका दूसरा कोई मीनिंग होगा, सून का मतलब जल्दी होता है, दूसरा मीनिंग होगा, एज का भी। लेकिन ये तीनों शब्द मिल करके जब अपना एक मीनिंग प्रकट करते हैं तो उसका मतलब होता है ज्यों ही, ऐसा या जैसे ही, इसका एक मीनिंग है, और ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कहलाता है कंजंक्शनल फ्रेज। अब ये फ्रेजेस बहुत सारे प्रकार के होते हैं बच्चों, जरा देखो 14 प्रकार के फ्रेजेस तो मैंने यहां पर लिस्टिफाई कर दिए हैं, कुल मिलाकर के होते हैं 20 प्रकार के फ्रेजेस होते हैं। तो जितने भी फ्रेजेस होते हैं मैं आपको कुल मिलाकर के, एक वीडियो सीरीज तो चल ही रही है, सारे के सारे जो फ्रेजेस हैं एक ही वीडियो में नहीं बताया जा
सकते हैं, क्योंकि अगर 20 के 20 मैं फ्रेजेस आपको एक वीडियो में बताऊंगा तो ये 2-2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन इतना मैं बना नहीं सकता हूं, इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज, मैं आज इस वीडियो में आपको ये 7 फ्रेजेस बता देता हूं, ठीक है। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मैं आपको अगले 7 बता दूंगा, और फिर इसके अगले वीडियो में मैं आपको शेष बचे हुए जो 6 प्रकार के, और अगर कोई जानकारी में आ गया तो वो भी, कुल मिलाकर कंप्लीट फ्रेजेस मैं आपको बता दूंगा, उनके ग्रामेटिकल फंक्शन सहित सेंटेंस में वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे कैसे किसी सेंटेंस को इतना लंबा कर सकते हैं। लेकिन ये जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है फ्रेजेस पर, ये तो आप देख पाएंगे अपने इंग्लिश गुरु अमन सर के एप्लीकेशन में। जी हाँ बच्चों, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता रहा हूं कि गूगल प्ले स्टोर से आप मेरे नाम से ही, यानी इंग्लिश गुरु अमन सर के नाम से ही एक एप्लीकेशन को सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पर एक एप्लीकेशन दिखाई पड़ेगी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, और फिर सीक्वेंस में, यानी किसी भी एक वीडियो को छोड़िए नहीं कहीं, एक के बाद एक सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं आप मेरा सपोर्ट भी करेंगे। चलिए अच्छा, अब इन सभी को बारी बारी से एक एक करके बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले ये नाउन फ्रेज क्या होता है, उसके लिए भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सारी चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन। लिखा है, अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ ए नाउन प्लस एनी डिटरमाइनर्स और मॉडिफायर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू इट। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर कहा गया है कि एक शब्दों का समूह जो कि नाउन फ्रेज होने वाला है, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक समूह जिसका जो हेड वर्ड होता है वो कौन होता है, नाउन। अच्छे से देखो, उसका हेड वर्ड क्या होगा, नाउन। मान लो ये है, तो उस फ्रेज का जो हेड वर्ड होगा वो होगा नाउन। और साथ में क्या क्या हो सकते हैं, प्लस, यानी उसी के साथ साथ कोई भी प्रकार का डिटरमाइनर हो सकता है। जैसे यहाँ पर पहला ही शब्द होता है वो डिटरमाइनर होता है, ए, एन, द, माई, दिस, दैट, बहुत सारे प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं। उन डिटरमाइनर्स को मैंने पिछले वीडियो में, यानी एडजेक्टिव वाले वीडियो में मैंने उसको डिस्कस किया। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लेना। अच्छा, डिटरमाइनर्स और साथ में कुछ एडजेक्टिव्स या मॉडिफायर्स जो भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो नाउन को के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं, इन सबको मॉडिफायर्स ही कहते हैं, ठीक। तो वो सारे के सारे डिटरमाइनर्स या मॉडिफायर्स जो सीधे इस नाउन से जुड़े होते हैं, यानी सीधे इस नाउन के बारे में जो जानकारी देते हैं, उसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज, ठीक है। अच्छा, एक और खास बात, नाउन फ्रेज ऑलवेज हैव द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस। जो नाउन फ्रेजेस होते हैं ना, ये हमेशा ही किसी सेंटेंस में नाउन का ही काम करते हैं। अब नाउन का काम क्या क्या होता है ये जल्दी से समझ लो। पहले देखो भाई, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि नाउन के फंक्शन क्या होते हैं। भाई फंक्शन माने काम, नाउन का काम होता है, देखो किसी भी एक सेंटेंस में जो टेंस बताने वाली क्रिया होती है, उस टेंस बताने वाली क्रिया का सब्जेक्ट बनना, यानी कर्ता बनना, नाउन का पहला काम होता है। ऑब्जेक्ट बनना नाउन का दूसरा काम होता है। अच्छे से समझिए। इसी प्रकार से किसी क्रिया का कॉम्प्लीमेंट बनना भी नाउन का ही काम होता है, या किसी प्रेपोजिशन के बाद इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना भी नाउन का ही काम होता है। अपोजिशन में आना भी नाउन का ही काम होता है। तो 5 प्रकार के ये काम तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, और भी कुछ काम होते हैं, लेकिन इन सब के लिए बहुत डिटेल में आपको बताना, वास्तव में फिर यहाँ पर मैं फ्रेज नहीं बता पाऊंगा, आपको नाउन ही पढ़ाता रह जाऊंगा, नाउन के फंक्शन ही पढ़ाता रह जाऊंगा। तो इसके लिए अलग कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको आगे चल करके सब कुछ धीरे धीरे सीक्वेंस में हर चीज आपको मिलेगी। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए और सारे वीडियोस को बिल्कुल सीक्वेंस में देखते चले जाइए। अच्छा, आप जरा देखो, यहाँ पर आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और हम पहचानने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि ये कौन सा फ्रेज है और कौन सा फंक्शन कर रहा है। देखो यहाँ पर ये येलो कलर में लिखा हुआ ये जो पोर्शन है, ये है वास्तव में एक फ्रेज। क्या है? अ ब्राइट रेड एप्पल। देखो जरा, एप्पल क्या है? नाउन, ठीक। इस नाउन के बारे में, इस नाउन से डायरेक्टली रिलेटेड यहां पर 3 शब्द हैं। देखिए, इस एप्पल को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये डिटरमाइनर हो गया।
एप्पल कैसा है, ब्राइट है, एप्पल कैसा है, रेड है। यानी एप्पल के बारे में ही ये तीन अलग अलग प्रकार के शब्द बता रहे हैं। तो ये सारे के सारे शब्द इस नाउन के मॉडिफायर्स हैं। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। इनको एडजेक्टिव कहा जाता है। ये जो ब्राइट है ये एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, ये जो रेड है ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है। इनका सीक्वेंस सब कुछ बहुत डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियो में। बहुत अच्छे तरीके से उसको जान लीजिए, समझ लीजिए, जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख लीजिए। अच्छा, इसका हेड वर्ड क्या है भाई, नाउन। देखो इस फ्रेज का हेड वर्ड क्या है, नाउन है। और इस नाउन से रिलेटेड ये जो जितने भी मॉडिफायर्स हैं यहां पर रखे हुए हैं। ठीक, तो ये फ्रेज हो गया। अब ये पूरा का पूरा फ्रेज एक यूनिट की तरह काम करेगा। देखो जरा, फेल फ्रॉम द ब्रांच, ब्रांच से नीचे गिरा, तो गिरने वाला कौन भैया, ये एक चमकीला लाल एप्पल। तो आप देख रहे हो कि ये प्रेडिकेट है और यहां पर ये जो फ्रेज है ये वास्तव में सब्जेक्ट तो है, बट इस फ्रेज में टेंस बताने वाली क्रिया नहीं है। अगर टेंस बताने वाली क्रिया भी शामिल हो जाएगी तो फिर वो फ्रेज नहीं रहेगा, फिर वो सेंटेंस बन जाएगा या क्लॉज बन जाएगी। ओके, ये नाउन फ्रेज हुआ। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये जो फ्रेज है इसका ग्रामेटिकल फंक्शन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। अच्छा, यहां पर देखो, सी एडमायर्ड, उसने प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? ये पूरा का पूरा ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज का मिला जुला जो मीनिंग है उसी की प्रशंसा की गई है। देखो जरा, उसने प्रशंसा की किसकी, द साउंड ऑफ जेंटल रेन। केवल एक शब्द से काम नहीं चलेगा, पूरे के पूरे फ्रेज, ये जो फ्रेज है ये एक यूनिट की तरह काम करेगा। एक आइडिया ये दे रहा है। देखो, द साउंड ऑफ जेंटल रेन, जेंटल रेन का मतलब रिमझिम बरसने वाली वर्षा की साउंड माने ध्वनि। तो केवल ध्वनि से के लिए काम नहीं चलेगा, ये इसी से रिलेटेड है ना, इसी को कहते हैं फ्रेज। तो देखो, 1 2 3 4 5 शब्दों का एक समूह है, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। कुल मिलाकर के ये वास्तव में फंक्शन क्या कर रहा है, इस क्रिया का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसका फंक्शन है ऑब्जेक्ट, यानी नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा नाउन फ्रेज। राइट, अच्छा इसको देख लीजिए, माई सिस्टर इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। अब यहाँ पर देखो, ये माई सिस्टर है, ये नाउन है, हेडवर्ड नाउन है, और यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये दोनों मिलकर एक फ्रेज बन गए। इस क्रिया का सब्जेक्ट बने हुए हैं, यानी इस सेंटेंस में ये जो फ्रेज है ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट बना हुआ है तो नाउन का फंक्शन हो गया, इसलिए ये नाउन फ्रेज कहलाया। यहाँ पर क्या है, अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। अब आप देख रहे हैं ये जो म्यूजिशियन है ये वास्तव में क्या है, नाउन है, और ये म्यूजिशियन कैसा है, प्रतिभाशाली है, भी एक नाउन फ्रेज ही है, क्योंकि इसका हेड वर्ड क्या है, नाउन है, और वास्तव में यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है। तो ग्रामेटिकल फंक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए ये सारे के सारे हो गए नाउन फ्रेज। ये है वर्ब फ्रेज। अब हम देखते हैं कि ये वर्ब फ्रेज क्या होता है। तो भैया सुनो, पहले ही बता देता हूं, वर्ब फ्रेज की दो डेफिनेशंस हैं, एक तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर और दूसरा है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो वर्ब फ्रेज होता है वो एक अलग चीज होती है, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो वर्ब फ्रेज होता है वो बहुत ही अलग चीज होती है। दोनों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप ठीक से समझिएगा। देखिए, ये दोनों ही डेफिनेशन अलग अलग मैंने लिखी हुई है। पहले देखते हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग वास्तव में फ्रेज, ये जो वर्ब फ्रेज होता है ये क्या होता है। देखो लिखा है, अ वर्ब फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ अ मेन वर्ब अलोंग विद एनी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ध्यान से सुने, किसी भी सेंटेंस में आप लोगों ने देखा होगा कि एक मेन वर्ब होती है और उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जब दोनों मिलकर के यूनिट का काम करती हैं, कभी कभी दो दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब्स होते हैं उसी को हम कहते हैं वर्ब फ्रेज। राइट, अच्छा अब जरा देखो, जैसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं तो क्या होती है, विल होता है पहली हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद हैव होता है ये दूसरी हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद मेन वर्ब के रूप में होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे ही हम कहते हैं वर्ब फ्रेज ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, दे हैव कंप्लीटेड वर्क ऑन द बिल्डिंग। देखो जरा, ये हैव कंप्लीटेड, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
ये बना रही हैं। तो ध्यान से सुने, ऐसे एक हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बराबर वर्ब फ्रेज, इसी को कहा जाता है वर्ब फ्रेज। लेकिन ये क्या है, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग है। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग वर्ब फ्रेज क्या है, तो जरा दिमाग की बत्तियां सारी जला लीजिए। ये डेफिनेशन लिखी है, चलिए मैं पढ़कर आपको बताता हूं। अ वर्ब फ्रेज कैन ईदर बी मेड अप ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब, अ वर्ब प्लस एनी मॉडिफायर्स, ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो प्रेडिकेट होता है वो पूरा का पूरा ही वास्तव में वर्ब फ्रेज कहलाता है। सीधे से शब्दों में यहां पर कहा गया कि जो वर्ब होती है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, वो तो है ही है, उसके साथ में उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है या कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है या कोई भी मॉडिफायर दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, वो सब वर्ब फ्रेज के अंदर ही आता है। तो ध्यान से सुने, इसी एक सेंटेंस को ले लीजिए, जरा मैं मिटा देता हूं यहां पर थोड़ा सा, तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जरा इन दोनों ही सेंटेंसेस को लीजिए और पहले ट्रेडिशनल इंग्लिश एक जो कहती है उसके अनुसार, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये है वर्ब फ्रेज, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग वास्तव में वर्ब फ्रेज क्या है, वर्ब फ्रेज है ये पूरा का पूरा, ध्यान से सुने, यानी जितने भी मॉडिफायर्स, देखो ये क्विकली इस रैन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है ना, टू द बस। तो ये सब कुछ कुल मिलाकर के जितना ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल्स जो कुछ भी दिए होते हैं, वो पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज कहलाता है। अर्थात प्रेडिकेट, जितना पूरा प्रेडिकेट का जो हिस्सा होता है वो टोटल वर्ब फ्रेज कहलाता है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये तो हुआ वर्ब फ्रेज। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और तीसरी चीज देखते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। भैया बहुत सारे लोग, इवन बहुत सारे टीचर्स भी यही मानते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिवल फ्रेज दोनों एक ही चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये दोनों एक ही चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि आखिर एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। अच्छे से देखो, यहां पर मैंने इस स्लाइड में एडजेक्टिव फ्रेज को बताया है और अगली स्लाइड में मैं आगे चलकर आपको बता रहा हूं एडजेक्टिवल फ्रेज, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। चलो जरा देखो, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज मेड अप ऑफ एन एडजेक्टिव along with any determiners, modifiers or adjective complements that modify or complete the adjectives meaning। अच्छे से देखो जरा इसका क्या मतलब है, सिंपल से शब्दों में मैं आपको बताता हूं। देखो जरा, यहां पर इस जो डेफिनेशन का मतलब है वो ये है कि एडजेक्टिव फ्रेज एक ऐसा शब्द समूह होता है, अच्छे से देखो, एक ऐसा शब्द समूह होता है जिसका हेड वर्ड जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव, यानी प्योर एडजेक्टिव ही उस फ्रेज का हेड वर्ड होगा, नाउन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और उसके साथ में क्या क्या आ सकते हैं, उसके साथ जो भी डिटरमाइनर्स आ जाएंगे, जो भी मॉडिफायर्स आ जाएंगे, यानी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एक तो एडवर्ब हो सकता है और एक हो सकता है डिटरमाइनर। तो ये जितने डिटरमाइनर और जो एडवर्ब्स आ जाएंगे जो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई माने इस एडजेक्टिव को और इंटेंसिफाई करेंगे, या फिर साथ ही साथ इस एडजेक्टिव का एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है जिसे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर एक फ्रेज बनाती हैं जिसका हेड वर्ड होता है एडजेक्टिव, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और मैं इसी बात को इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। जरा देखिए, हर इनक्रेडिबली ब्राइट स्माइल लिट अप द रूम। यहां पर क्या है, उसकी अविश्वसनीय रूप से चमकदार मुस्कुराहट ने इस कमरे को प्रकाशित कर दिया। यहां पर ये जो येलो पार्ट है इसको जरा अच्छे से देखो, इस येलो पार्ट का जो मेन वर्ड है वो क्या है, मेन वर्ड है ब्राइट, ठीक है ना। ब्राइट माने क्या है, ये वास्तव में चमकीला यानी एडजेक्टिव है और इस नाउन की विशेषता बता रही। लेकिन हमने इस नाउन को अलग कर दिया है, इस फ्रेज से नाउन को अलग कर दिया, सिर्फ इतना फ्रेज हमने लिया है, ठीक है ना, अच्छे से देखिएगा। और इसका हेड वर्ड है ब्राइट। भाई ब्राइट कैसा है, इनक्रेडिबली माने ये एडवर्ब है, अविश्वसनीय रूप से। ब्राइट माने चमकीला होता है, लेकिन और भी इन अर्थों में यूज किया जा सकता है। तो ये ब्राइट
कैसा ब्राइट है ये, अविश्वसनीय रूप से, तो ये एडवर्ब हो गया, ये मॉडिफायर है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। हर उसकी, ठीक है ना, तो ये जो हर है ये भी इसको ही मॉडिफाई कर रहा है। कुल मिलाकर के ये देखो डिटरमाइनर हो गया, ये एडवर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। ये फ्रेज ही कहलाता है एडजेक्टिव फ्रेज, जिसका हेड वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यानी एडजेक्टिव के इर्द गिर्द जो डिटरमाइनर्स और मॉडिफायर्स होते हैं और साथ ही साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है। जरा देखो, जैसे कह दिया जाए सी फील्स, यहाँ पर फेल्स लिखा है, एक्चुअली फील्स होना चाहिए। सी फील्स एलोन, ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो ध्यान से सुनो कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो एडजेक्टिव फ्रेज, अब अच्छे से सुन लीजिए, एडजेक्टिव फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नाउन नहीं होता। अच्छे से समझिए, जिसमें नाउन नहीं होगा। एडजेक्टिव ही मेन वर्ड यानी हेड वर्ड होगा और उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले कुछ एडवर्ब्स हो सकते हैं या कुछ डिटरमाइनर्स हो सकते हैं या इस तरीके के जो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। अब भैया हो सकता है आपको ये ना समझ में आए कि एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो भाई इन सब चीजों को बताने के लिए तो फिर अलग अलग ही वीडियो यानी डेडिकेटेड वीडियोस ही होने चाहिए हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं तो यहाँ पर फ्रेजेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ये आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। हाँ, मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, एक एक करके सारे वीडियो सीक्वेंस में देखते चले जाएंगे तो हर चीज ग्रामर का हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। चलो, ये तो हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, ये अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा। चलिए देखो क्या होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। An adjectival phrase is a group of words that functions as an adjective by modifying a noun or pronoun। अच्छे से देखो जरा, यहां पर क्या है, क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वो किसी भी प्रकार का फ्रेज हो सकता है। कैसा कैसा, वो एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, वो एक पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकता है या प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। कोई भी फ्रेज, किसी भी प्रकार का फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम करे। और एडजेक्टिव का काम क्या है भैया, एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना, ये एडजेक्टिव का काम होता है। अब यदि कोई भी ऐसा फ्रेज जो ना किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। वो वास्तव में एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होता। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज एक ऐसा फ्रेज होता है जिसका हेड वर्ड एडजेक्टिव होता है और वो वास्तव में क्या करता है, किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। नाउन को ये भी मॉडिफाई करेगा और नाउन या प्रोनाउन को ये भी मॉडिफाई करेगा, लेकिन अंतर क्या होता है कि इसका जो हेड वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। यानी पहले डिटरमाइनर आएगा, फिर इसके बाद उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब हो सकता है, फिर उसी एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो ये इतने एलिमेंट्स होते हैं किसी एडजेक्टिव फ्रेज में। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज कोई भी, यानी मान लो यहां पर ऑन और द रोड लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑन द रोड, ये क्या है भाई, देखो अच्छे से, ये ऑन से शुरू हो रहा है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्लियर। अच्छा, यहां पर कोई एक ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, यहां पर कोई एक पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकता है, यानी पार्टिसिपल से, जैसे हम कहते हैं वीपिंग, है ना, वीपिंग क्या हो गया, वीपिंग चाइल्ड, ये वास्तव में ये पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकता है। तो पार्टिसिपल फ्रेज भी अगर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का फ्रेज यदि किसी नाउन को मॉडिफाई करता है तो वह एडजेक्टिवल होता है। चलो, ये सारी चीजें तो आप समझोगे जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। चलिए, अच्छा, जल्दी से ये एग्जाम्पल्स पढ़िए और समझ लीजिए कि आखिर ये एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। देखो भैया, यहां पर सेंटेंस लिखा है, सी एडॉप्टेड अ डॉग, उसने एक डॉग को एडॉप्ट किया, माने अपनाना होता है, किसी को अपना लेना, अपने संरक्षण में ले लेना। तो उसने एक डॉग को, अब डॉग कैसा है, ये है नाउन। नाउन के बारे में एक और जानकारी है, डॉग कैसा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा से भरपूर। तो ऊर्जा से भरपूर कौन है भैया, डॉग है, ठीक है ना। आप देखो ये एनर्जी यहां पर क्या है, नाउन है, क्लियर, इसका हेडवर्ड नाउन है, लेकिन फिर भी ये वास्तव में क्या बता रहा है, इस डॉग की
विशेषता को बता रहा है। तो डॉग की विशेष, डॉग यानी नाउन, नाउन की विशेषता यानी नाउन को मॉडिफाई करने वाला जो भी शब्द या शब्द समूह होगा वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए वो कहलाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। अब बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो एक और सेंटेंस, पास मी द कप, मेरी ओर कप बढ़ा दो। और वो कप कैसा है, जरा ये देखो नाउन, ये कप कैसा है, विद द हैंडल, यानी हत्थे वाला कप। अब देखो यहां पर ये जो विद है ये प्रेपोजिशन है, ठीक, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, तो ये फ्रेज कहलाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज ये कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है साधारणतया ये वास्तव में एडवर्ब का काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ये एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। देखो भाई कप के बारे में ही तो जानकारी है, कैसा कप, कैसा है, ऐसा है, यानी हत्थे वाला है। तो हत्थे वाला कौन है भैया, कप। तो कप के बारे में जानकारी मिल रही है। कप एक नाउन है, तो नाउन के बारे में जानकारी मिल रही है। तो नाउन के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी शब्द को हम एडजेक्टिव या फिर ये जो फ्रेज है इसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपको एडजेक्टिव तो कहीं दिखाई पड़ ही नहीं रहा है। बाय विद प्रेपोजिशन हो गया, द डिटरमाइनर होता है और हैंडल नाउन है। तो देख रहे हैं ये तीनों, और वैसे भी कोई भी ऐसा फ्रेज जो किसी प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा हो उसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज ही बोलते हैं। लेकिन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसे कहा जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। ऐसा ही यहाँ पर है, द बॉय सिटिंग अंडर द ट्री, वह लड़का, और लड़के के बारे में एक और जानकारी है क्या, कि वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो देखो जो सिटिंग है ना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक, ये पूरा का पूरा, और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी इस नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। इन दोनों को अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो पीछे रिवाइंड कर लीजिए और अच्छे से सुन लीजिए, तो आपको सब कुछ एक दो बार जहां से आप सुन लेंगे तो सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं भैया। ये एडवर्बियल फ्रेज, इसकी भी डेफिनेशन लिखिए जल्दी से। एन एडवर्ब फ्रेज सेंटर्स ऑन एन एडवर्ब, यानी ये जो एडवर्बियल फ्रेज होता है उसका केंद्र एक एडवर्ब ही होता है। क्या होता है भैया, एडवर्ब। एंड ऑफन इंक्लूड्स एडिशनल मॉडिफायर्स, और इस एडवर्ब के साथ में भी कुछ और मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं, यानी एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द भी मॉडिफायर ही कहलाता है। तो और भी मॉडिफायर्स हो सकते हैं। अच्छा, प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट सच एज टाइम, मैनर और डिग्री। देखो एक इतना और छूट गया, इट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर वर्ड्स। तो अब आपको पता है कि ये जो एडवर्ब होता है ये किसको किसको मॉडिफाई करता है, तो मैं आपको जल्दी से बताता हूं। कोई भी एक ऐसा शब्द जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। साथ ही एक चीज और भी, एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। तो अच्छे से समझ लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन तीन चीजों को छोड़कर और साथ ही साथ एक सेंटेंस, यानी उन तीन चीजों को छोड़कर बाकी सबको मॉडिफाई करने वाला जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब के बारे में अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो 2-3 वीडियोस, 4 वीडियोस तक चाहिए होंगे कंप्लीट एडवर्ब को डिस्कस करने के लिए। तो सारी बातें मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं हर चीज आपको बिल्कुल स्पष्ट और डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक हर चीज में आपको पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल चलो देखो जरा, इट मॉडिफाइज यानी ये जो एडवर्ब होता है ये किसी क्रिया के बारे में बताता है, यानी क्रिया की विशेषता बताता है, यानी क्रिया के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। एडजेक्टिव्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, या अदर एडवर्ब्स के बारे में भी अतिरिक्त जानकारी देता है। और जानकारियां कैसी होंगी, टाइम्स जैसी, जैसे टाइम बताएगा, मैनर बताएगा, डिग्री बताएगा, ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो एडवर्ब बताता है। एडवर्ब तो 9 प्रकार की बातें बताता है यार, उन सारी बातों को जानने के लिए तो भाई उसको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके चलो यहाँ पर देखते हैं, माई डैड स्विम्स, मेरे जो डैड हैं वो तैराकी करते हैं, तैरते हैं। वंस ए वीक, ये देखो एक फ्रेज है, और सप्ताह में एक बार, तो सप्ताह में एक बार क्या होता है, तैरना होता है। तैरने के बारे में ये बता रहा है ये फ्रेज, इसको कहते हैं एडवर्बियल या एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। डोंट रन टू क्विकली, ये दो शब्द हैं, एक फ्रेज है, ठीक। और किसकी विशेषता, यानी किसको मॉडिफाई कर रहा है भाई, ज्यादा, टू माने आवश्यकता से अधिक तेज, तो आवश्यकता से अधिक तेज क्या हो रहा है, ये रनिंग हो रही है, यानी दौड़ने को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो ये भी एडवर्बियल फ्रेज हो गया। वी वॉकड डाउन द स्ट्रीट, ये जो हिस्सा है ये क्या है, वॉकड डाउन द स्ट्रीट, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं एडवर्बियल
फ्रेज, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो फ्रेज है वो है प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसा होता है, जल्दी से देखो। प्रेपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट्स ऑफ अ प्रेपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। बस अच्छे से समझिए, कोई भी ऐसा शब्द समूह जो प्रेपोजिशन से शुरू होता हो, कोई भी एक ऐसा शब्द समूह जिसका पहला शब्द जो है वो कोई प्रेपोजिशन हो, क्या हो, प्रेपोजिशन, तो उसी फ्रेज को हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। बात समझ में आ रही है? सपोज 4 शब्द रखे हैं, 5 शब्द रखे हैं, 6 शब्द रखे हैं, लेकिन उनका सबसे पहला जो शब्द है वो कोई प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन तो आप जानते ही होंगे भाई, इस तरीके के शब्द जैसे टू हो गया, ऑफ हो गया, है ना, फ्रॉम हो गया, ये सब क्या है, प्रेपोजिशंस हैं। तो इस ऐसा कोई शब्द समूह जो किसी प्रेपोजिशन से शुरू होता है उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी 2 प्रकार के काम करता है। देखो जरा यहां पर, दे मोस्ट कॉमनली फंक्शन एज एडवर्ब्स। ध्यान से सुने, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं ये अधिकांश तौर पर 90% केसेस पर ये क्या करते हैं, ये एडवर्ब का ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एडजेक्टिव का काम भी कर सकते हैं। जरा यहां पर नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए पहला सेंटेंस है, वी हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। यहां पर देखो, यहां पर ऑन प्रेपोजिशन है, ऑन द वॉल माने दीवार पर, ठीक, ये फ्रेज बन गया। इसका पहला शब्द है क्या, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है भाई, ऑन द वॉल हमने, और हंग माने टांग दिया, लटका दी, पेंटिंग को हमने पेंटिंग को लटका दी, तो कहां पर लटकाई, यानी दीवार पर। तो ये जो दीवार पर जो शब्द समूह है ये वास्तव में इस क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है ना, यानी ये क्रिया कहां पर घटित हुई, यहां पर घटित हुई, तो ये क्रिया को मॉडिफाई करने लग गया, इसलिए ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए ये प्रेपोजिशनल यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज बनेगा, ठीक है। यहां पर भी क्या, ही केम टू मी, मेरे पास आया, इन द मॉर्निंग, यानी कब आया भाई, कब आया, तो आने, यानी ये जो क्रिया जो घटित हुई उस क्रिया के घटित होने का टाइम बता रहा है, तो सीधे सीधे ये वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए ये जो इन से शुरू होने वाला, इन एक प्रेपोजिशन है, इससे शुरू होने वाला ये जो फ्रेज है ये भी एडवर्ब का ही काम कर रहा है, इसलिए ये भी एडवर्बियल हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो, द पेंटिंग ऑन द वॉल इज ब्यूटिफुल, यानी दीवार पर लगी हुई जो पेंटिंग है वो सुंदर है। अब देखो, ये जो ऑन से शुरू होने वाला जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये कौन सा काम कर रहा है, क्या इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, नहीं, ये बता रहा है कि पेंटिंग कहां पर है, दीवार पर है। तो पेंटिंग के बारे में एक और एडिशनल जानकारी हमें दे रहा है ये फ्रेज कि ये पेंटिंग दीवार पर है, ठीक है, और ये पेंटिंग क्या है, नाउन है। तो देखो जरा, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसलिए यहां पर तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। कौन सा फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं, एडजेक्टिवल, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस पेंटिंग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये कहलाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। यहां पर ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, और देखो यहां पर ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहां पर ये एडवर्बियल फ्रेज है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। चलो जल्दी से देखते हैं कंजंक्शनल फ्रेज। अब ये क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। अ कंजंक्शनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ध्यान से सुने, कंजंक्शनल फ्रेज भी शब्दों का एक समूह होता है, दैट फंक्शंस लाइक ए सिंगल कंजंक्शन, जो मिलकर के एक सिंगल कंजंक्शन की तरह काम करता है, जैसे एंड हो गया, बिकॉज हो गया, ये सब क्या है, कंजंक्शंस हैं, ठीक है ना, ये सिंगल वर्ड कंजंक्शंस हैं। और एक शब्द समूह होता है, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक समूह होता है जो सिंगल वर्ड कंजंक्शन की तरह काम करता है, बस उसी को हम कहते हैं कंजंक्शनल फ्रेज। काम भी उसका वही होता है, यानी जोड़ने का काम होता है। भाई कंजंक्शन का काम क्या होता है, वो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को जोड़ता है या शब्दों को जोड़ता है। तो ध्यान से सुने, 2 या 2 से अधिक शब्दों को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। तो ऐसा कोई फ्रेज जो जोड़ने का काम करे, यानी कंजंक्शनल काम करे, तो उसे ही हम कंजंक्शनल फ्रेज कहते हैं। यहां पर देखो, एज सून एज, प्रोवाइडेड दैट, इस शर्त पर कि, आप चाहो तो इनको बीच में भी रख सकते हो, कंफ्यूज मत होना कि सर जी ये जोड़ कहां रहे हैं, ये तो पहले रखे हैं, बीच में होंगे तो जोड़ेंगे नहीं भैया। ये जो कंजंक्शन होते हैं ये सेंटेंस के आरंभ में भी आ सकते हैं, जब आरंभ में आ जाते हैं तो क्लॉज के बाद में कॉमा लगता है, देखो जैसे यहां पर कॉमा लग गया, यहां पर कॉमा लग गया। लेकिन अगर ये बीच में आ जाएंगे, सपोज ये वाला सेंटेंस पहले आ जाए, यू कैन प्ले आउटसाइड, तुम बाहर खेल सकते हो, इस शर्त पर कि बाद में, यानी यहां पर आप
प्रोवाइडेड दैट यहाँ पर लगा दोगे, वहां पर लगाओगे तो कॉमा नहीं लगाओगे, ठीक है ना। बस ये सेंटेंस बाद में रख सकते हो। तो देखो एक दो शब्दों का समूह ये, एक दो तीन शब्दों का समूह ये, सो दैट यहाँ पर दो शब्दों का समूह ये। जैसे द टीचर स्पीक्स स्लोली, टीचर धीरे धीरे बोलता है ताकि, इस सो दैट का मतलब अलग अलग निकालोगे तो दूसरा मीनिंग है, लेकिन सो दैट का मतलब होता है ताकि, यू में अंडरस्टैंड, ताकि आप लोग समझ पाए। तो ये फ्रेज है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसलिए इसको कंजंक्शनल फ्रेज कहते हैं, राइट। अच्छा चलो आगे देख लेते हैं भैया, जेरंड फ्रेज। दिस फ्रेज बिगिंस विथ अ जेरंड। अब जेरंड क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, यानी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए और ये नाउन का काम करे, कहेगा नाउन का। कोई भी वर्ब जो आईएनजी फॉर्म, जैसे हम कहते हैं वॉक, और वॉक में आईएनजी लगा दें, ये जेरंड और पार्टिसिपल दोनों ही हो सकता है, लेकिन ये जब नाउन का काम करेगा तो जेरंड है, और जब ये पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये, खैर ये जेरंड और ये सारी चीजें तो बहुत गहरी चीजें हैं, इनको भी मैं आगे चल करके आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक टू एडवांस्ड आपको पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए अच्छा देखें, दिस फ्रेज बिगिंस विथ अ जेरंड, यानी ये एक फ्रेज होता है, यानी शब्दों का समूह होता है जो जेरंड से शुरू होता है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू होगा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद क्या है, दैट फंक्शंस एज ए नाउन, यानी और वो जो शब्द समूह होगा वो नाउन का ही काम करेगा। ध्यान से सुने, आईएनजी फॉर्म से शुरू होने वाला जो भी फ्रेज होगा, जब वो नाउन का काम करेगा तो उसे हम कहते हैं जेरंडियल फ्रेज। कोई भी ऐसा फ्रेज जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से शुरू हो, लेकिन वो अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। बस यूज में अंतर होता है, अगर वही आईएनजी फॉर्म से शुरू होने वाला जो फ्रेज है, अगर वो नाउन का काम करेगा, यानी वही सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। और अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, यानी मॉडिफाई करेगा, तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगा। अच्छा देखो जैसे यहाँ पर स्विमिंग एवरी डे, रोज रोज यानी प्रत्येक दिन तैरना, यहाँ पर तीन शब्द हैं, एवरी डे और स्विमिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा हुआ है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है और जेरंड भी हो सकता है, लेकिन जब देखें जरा यहाँ पर इस सेंटेंस में इस इज नामक क्रिया का सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा फ्रेज, तो सब्जेक्ट बनना तो किसी नाउन का काम होता है, तो ये हो गया जेरंडियल फ्रेज या जेरंड फ्रेज, इसी को बोलते हैं हम। अच्छा आई वुडंट रिकमेंड रीडिंग बुक्स इन द डार्क, ये भी देखो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्या चीज रिकमेंड नहीं करूंगा, तो देखो ऑब्जेक्ट के रूप में ये रखा हुआ है, इसे हम कहते हैं जेरंड फ्रेज, ठीक। देखो पढ़ना, किताबें पढ़ना इन द डार्क मीन्स अंधेरे में, तो अंधेरे में किताबों को पढ़ना मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, तो रिकमेंड करने वाली एक बात है ये। तो ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से शुरू हो रहा है ये फ्रेज, और इस क्रिया के कर्म के रूप में रखा हुआ है, यानी नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं जेरंड फ्रेज, ठीक है। ही इज फॉन्ड ऑफ, अब देखो ऑफ के बाद में हमेशा नाउन ही आता है, ये भी आप याद रखो। तो अब अगर किसी भी आईएनजी फॉर्म से पहले कोई प्रेपोजिशन रखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो जेरंड है, जेरंड है तो नाउन का ही काम करेगा, ठीक है। अच्छा अब मैं आकर के यहाँ इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ, यहाँ पर 7 या 8 प्रकार के फ्रेजेस हो गए हैं। अगले प्रकार के जो फ्रेजेस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो और फिर इसके बाद वाला जो वीडियो है, यानी कुल मिलाकर 20 प्रकार के जो फ्रेजेस हैं वो मैं आपको 3 वीडियोस में बताने जा रहा हूं। पहला वीडियो सबके लिए फ्री यूट्यूब पर है, अगले जो 2 वीडियोस हैं वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहां से सीधे जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नॉमिनल सी थोड़ी सी फीस है, आप उसे पे करके और सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंस में देख सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन फिनिश करने से पहले एक अपील सबके लिए, वो ये कि भाई लाइक करना, साथ ही साथ शेयर करना और एक कमेंट डालना ये बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए जल्दी से लाइक करिए, एक कमेंट भी लिख करके डाल दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी कर दीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।